नेक्स्ट जो एनर्जी सोर्स हम डिस्कस करने वाले हैं वो है एनर्जी फ्रॉम बायोमास। ये जो एनर्जी सोर्स है ये पर्सनली मुझे बहुत पसंद है। क्यों बहुत पसंद है वो चल के देखते हैं। देखिए, एनर्जी फ्रॉम बायोमास, बायोमास का मतलब क्या होता है कि फॉर एग्जांपल आप कह सकते हैं कि जो हमारे पास वेस्ट मटेरियल होता है उसके ज़रिए से उसको यूज़ करके हम किस तरह से एनर्जी को हासिल कर सकते हैं। ठीक है, अब देखिए, बायोमास इज़ अ पोटेंशियल सोर्स ऑफ रीन्यूएबल एनर्जी। दिस इंक्लूड्स ऑल द ऑर्गेनिक मटेरियल। अब बायोमास में कौन कौन से ऑर्गेनिक मटेरियल आ जाते हैं वो चीज़ देखते हैं। सच एज क्रॉप्स रेजिड्यू, मतलब जो फसलों का बचा कुचा वो कचरा सा होता है ना, हम इसमें वो यूज़ कर सकते हैं। नेचुरल वेजिटेशन, हम वो सब्जियां यूज़ कर सकते हैं। फॉर एग्जांपल जो ख़राब सब्जियां हो गई हैं, जो गल सड़ सब्जियां गई हैं, वो हम इसमें यूज़ कर सकते हैं। और उसके बाद ट्रीज़ को हम यूज़ कर सकते हैं। ठीक है, उसके बाद एनिमल डंग, यानी कि जो गोबर होता है, ठीक है, जो जानवरों का गोबर होता है वो भी हम एज अ बायोमास ही लेते हैं। तो बायोमास में क्या चीज़ें आ गई? क्रॉप्स रेजिड्यू, नेचुरल वेजिटेशंस, ट्रीज़ आ गए, एनिमल डंग्स आ गया, यानी कचरा शचरा सारा इसी के अंदर आ गया। अब इसके ज़रिए से हम एनर्जी कैसे हासिल करें, ये कैसे एनर्जी सोर्स बन गई वो चीज़ देखते हैं। ठीक है, अब कचरा ख़त्म करने वाले हैं हम हर जगह से। तो बायोमास एनर्जी रेफर्स टू यूज़ ऑफ दिस मटेरियल एज फ्यूल और इट्स कन्वर्जन टू फ्यूल है। यानी बायोमास को एक तो हम डायरेक्ट एज अ फ्यूल यूज़ कर सकते हैं, या हम क्या करते हैं, इट्स कन्वर्जन इनटू फ्यूल, इसको हम फ्यूल में कन्वर्ट करते हैं। अब वो कैसे कन्वर्ट करते हैं वो चीज़ देखते हैं। दो प्रोसेस के ज़रिए से कर सकते हैं, एक तो डायरेक्ट कंबस्शन और दूसरा प्रोसेस है फर्मेंटेशन। अब डायरेक्ट कंबस्शन से कैसे हम कर सकते हैं? फॉर एग्जांपल अगर हम सॉलिड वेस्ट मटेरियल लें और उसको क्या कर दें, इस कंटेनर में भर दें, ठीक है, जिसमें ऑक्सीजन, ठीक है, ऑक्सीजन की मौजूदगी में ये हम काम करते हैं। ऑक्सीजन की मौजूदगी में जब हम ये काम करते हैं तो हम क्या करते हैं, वो सारा गंद वाला इसमें भर दिया, वो लकड़ियाँ वगैरह हमने इसमें भर दी, ठीक है, लिक्विड ही डालना, लकड़ियाँ शकड़ियाँ इसमें हमने इसमें वो सारी वो भर दी। और उसके बाद जो भी कचरा है जलने वाला वो भी हमने इसमें डाल दिया। तो हमने क्या किया, इसको आग लगाई। जब आग लगाई तो इसमें ठीक है, माचिस से जब भी हमने इसको आग लगाई तो इसमें आग भड़क उठी। अब जब आग भड़क उठी है तो हमने क्या रखा, यहाँ पर ऊपर एक बॉयलर रखा कि जिसमें क्या है, पानी है। अब पानी क्या करेगा, बॉयल करेगा तो एक स्टीम प्रोड्यूस होगी, एक क्या प्रोड्यूस होगी, स्टीम प्रोड्यूस होगी। और उस स्टीम की मदद से हम क्या कर सकते हैं, टरबाइन वगैरह को चला सकते हैं। यानी कि जब टरबाइन चलेगी तो जनरेटर चलेगा तो इलेक्ट्रिसिटी प्रोड्यूस होगी। यानी डायरेक्ट कंबस्शन के ज़रिए से डायरेक्ट आप उसको आग लगा के जितना कचरा मचरा होता है उससे आप स्टीम प्रोड्यूस करवाएं, ठीक है, बॉयलर को वो आग दें, उससे स्टीम प्रोड्यूस होगी, उस स्टीम से आप टरबाइन को चला सकते हैं, इलेक्ट्रिसिटी प्रोड्यूस कर सकते हैं। ठीक है, तो एक तरीका तो ये है डायरेक्ट कंबस्शन। दूसरा तरीका है फर्मेंटेशन। और ये फर्मेंटेशन प्रोसेस कब होता है, याद रखें, ये प्रोसेस होता है एब्सेंस ऑफ एयर में। ये हम वहाँ पर प्रोसेस करेंगे कि जहाँ पर हमारे पास एयर प्रेजेंट नहीं होगी। ठीक है, एब्सेंस ऑफ एयर कर लें या आप कह लें कि एब्सेंस ऑफ ऑक्सीजन में। अब एब्सेंस ऑफ ऑक्सीजन में ये फर्मेंटेशन का प्रोसेस क्या होता है वो चीज़ देखते हैं। भाई पहले देखते हैं ये फर्मेंटेशन क्या है। भाई फर्मेंटेशन हमारे पास ऐसा प्रोसेस है कि जिसमें हम क्या करते हैं कि ये सारा कचरा उठा कर, ये जितनी भी चीज़ें हमने लिखी हुई हैं ये हम डालते हैं एक डाइजेस्टर के अंदर। वहाँ कहाँ पर डालते हैं, एक डाइजेस्टर के अंदर डालते हैं। डाइजेस्टर मतलब ऐसा कंटेनर होगा कि जिसमें एयर प्रेजेंट नहीं होगी और ये सारा कचरा क्या होगा, उसमें गल सड़ जाएगा। ठीक है, इस प्रोसेस को हम क्या कहते हैं, वो फर्मेंटेशन कहते हैं। ठीक है, सारे कचरे को यहाँ पे आपने वो गिलास चढ़ा देना है यहाँ पर। ओके हो गया। तो हमने क्या किया, एक डाइजेस्टर लिया और उसमें ये ट्रीज़ हो गए, ये जो एनिमल्स का गोबर वगैरह हो गया वो गोबर भी इसमें डाल दिया। नेचुरल वेजिटेशन, वो गली सड़ी सब्जियां वगैरह होगी वो भी इसमें डाल दी। सो जो हमारे पास वेस्टेड ट्रीज़ वगैरह हैं वो भी हमने सारे इसमें डाल दिए। तो सब कुछ डाल के इसको हमने ऐसे ऊपर से बंद कर दिया और एयर इसमें से रिमूव कर दी, यानी ऑक्सीजन इसमें से रिमूव कर दी। तो जब सब कुछ हमने इसमें से रिमूव कर दिया तो इसमें क्या प्रोड्यूस होंगे, बैक्टीरिया और एंजाइम्स वगैरह होंगे।
तो बैक्टीरिया और एंजाइम्स की मौजूदगी में ये सारा क्या होगा, वो गल सड़ अंदर जाएगा, रॉटन हो जाएगा। तो जब सारा ये गल सड़ अंदर जाएगा तो एक इसमें ना गैस प्रोड्यूस हो जाती है। जब ये सारा कुछ गल सड़ जाता है तो उसमें क्या प्रोड्यूस हो जाती है, एक गैस प्रोड्यूस हो जाती है। क्या प्रोड्यूस होती है, एक गैस प्रोड्यूस होती है। और कौन सी गैस प्रोड्यूस होती है, मीथेन गैस। और मीथेन गैस फिर यहाँ से हम हासिल करते हैं और मीथेन गैस को हम यूज़ कर सकते हैं कुकिंग पर्पज़ के लिए, ठीक है, खाना वगैरह पकाने के लिए हम यूज़ कर सकते हैं। अक्सर ना आप YouTube पे वीडियोस देखें ना तो कई लोगों ने ये घरों में सेटअप लगाए हुए हैं, घरों में सेटअप लगा के वो उन्होंने वैसे कंटेनर से बनाए हुए हैं, बीच में से ऑक्सीजन वगैरह वो रिमूव करके वो सारी गली सड़ी चीज़ें, गोबर वगैरह वो उसके अंदर डालते हैं और तकरीबन 15 दिन या महीने के बाद उसमें वो गैसेस वगैरह सी प्रोड्यूस हो जाती हैं। कौन सी, मीथेन गैस प्रोड्यूस हो जाती है। फिर पाइपलाइन के ज़रिए से उन्होंने डिफरेंट घरों को ये गैस दी हुई होती है और इस गैस को यूज़ करके वो क्या करते हैं, खाना वगैरह पकाते हैं। या इस गैस को यूज़ करके फिर से आप इस तरह के इस गैस को आग लगाओ। अब आग लगाओ और उस आग के ऊपर रख दो इस बॉयलर को और बॉयलर में जो पानी है वो गर्म होगा, फिर स्टीम प्रोड्यूस होगी, उस स्टीम से आप दोबारा टरबाइन चला लो, ठीक है। तो देखिए कचरे से एनर्जी बन रही है, वाह, यानी कचरे से हम एनर्जी हासिल कर सकते हैं। एक तो कचरा ठिकाने लग जाएगा, एक हमें इसलिए एक एनर्जी हमें मिल जाएगी। इसलिए ये मेरा फेवरेट प्रोसेस है, ठीक है, कि कचरे वगैरह इसमें ख़त्म। उसके बाद वेस्ट मटीरियल ऑफ द फर्टिलाइज़र इज़ अ गुड ऑर्गेनिक वेस्ट मटीरियल। वेस्ट मटीरियल है, आप इसमें इस तरह से लिखें कि वेस्ट मटीरियल ऑफ द प्रोसेस इज़ अ वेस्ट मटीरियल ऑफ द प्रोसेस इज़ अ गुड ऑर्गेनिक फर्टिलाइज़र। भाई एक और फ़ायदा इसका निकल आया है, एक और फ़ायदा इसका क्या है कि जब यहाँ से हम वो गैस तो हासिल कर लेंगे, मिल गई हमें गैस, खाना पका लिया हमने, लेकिन जो अब इसके अंदर वेस्ट मटेरियल का भी एक वेस्ट बन गया है, उसका हम क्या करें। ये जो सारी अंदर वो गाल सारी सी चीज़ें गई हैं, लिक्विड डिशेस वो सारा वो बन गया है, अब हम उसका क्या करें, उस वेस्ट का क्या करें। भाई उसमें क्या होते हैं, इंपॉर्टेंट एलिमेंट्स होते हैं, नाइट्रोजन वगैरह होती है जो फसलों के लिए बहुत ज़्यादा फ़ायदेमंद होती है। तो हम ये जो अब इसके अंदर वो वेस्ट मटेरियल बच गया ना, वो सारा वो गला सड़ा हुआ गैस वगैरह तो हमने वो हासिल कर ली, लेकिन अब जो वेस्ट का भी एक वेस्ट मटेरियल बन गया है, उसको हम फर्टिलाइज़र के अंदर जाके फेंक देते हैं, फसलों के अंदर जाके हम उसको बिखेर देते हैं, फेंक देते हैं, जिसकी वजह से फसलें अच्छी होती हैं। क्यों? क्योंकि इसमें एक्सेस अमाउंट ऑफ वो नाइट्रोजन वगैरह होती है, डिफरेंट और भी एलिमेंट्स होते हैं जो फसलों के लिए बहुत ज़्यादा ज़रूरी होते हैं और बहुत ज़्यादा फ़ायदेमंद होते हैं। तो देखिए कचरा भी ठिकाने लग गया, हमें एज एनर्जी भी इसको यूज़ कर लिया, ठीक है, एनर्जी भी से हासिल कर ली, और जो इसका गांद बचा उसको हमने फसलों में यूज़ कर लिया, फसल भी अच्छी होगी, वाओ, ठिकाने नहीं हर एक चीज़ लग गई, ठीक है। तो एनर्जी फ्रॉम बायोमास ये हमारे पास होती है, ठीक है। नेक्स्ट हमारे पास आता है जियोथर्मल एनर्जी। जियोथर्मल एनर्जी, जियो मीन अर्थ, जियो मीन अर्थ, यानी कि जियोथर्मल एनर्जी का मतलब है कि अर्थ की हीट को हम एज अ एनर्जी कैसे हम उसको यूज़ करें, एज अ एनर्जी सोर्स हम इसको कैसे यूज़ करें। अब आप कहेंगे सर मैंने तो हाथ लगाया अर्थ को, वो कभी भी गर्म नहीं हुई, ठीक है भाई। डिफरेंट इलाकों में क्या होता है कि अर्थ के नीचे जो है ना वो मोल्टन रॉक्स होती है, पार्शली मोल्टन कह लें या मोल्टन कह लें, मोल्टन रॉक्स होती हैं और बहुत ज़्यादा गर्म होती हैं। तो और एक और चीज़ भी आपको पता होना चाहिए कि अर्थ का जो इंटीरियर है, अर्थ का जो कोर है वो बहुत ज़्यादा हॉट है। अर्थ का जो कोर है वो बहुत ज़्यादा हॉट है, कहते हैं, मैंने कहीं पर पढ़ा था, उसका टेम्परेचर होता है 6000 केल्विन तक, इतना ज़्यादा वो हॉट है। तो अर्थ की थर्मल एनर्जी को हम कैसे यूज़ कर सकते हैं, दिस इज़ द हीट एनर्जी एक्सट्रैक्टेड फ्रॉम इनसाइड द अर्थ। ये हम क्या कहते हैं, ये हीट एनर्जी को हम अर्थ के अंदर से निकालते हैं इन द फॉर्म ऑफ हॉट वाटर और स्टीम, इन द फॉर्म ऑफ हॉट वाटर और स्टीम, यानी अर्थ की ये जो इंटरनल एनर्जी है, ठीक है, थर्मल एनर्जी है, इसको हम इन द फॉर्म ऑफ हॉट वाटर या स्टीम निकालते हैं और फिर से हम उससे क्या कर सकते हैं, वो टर्बाइंस वगैरह चला सकते हैं और इलेक्ट्रिसिटी प्रोड्यूस कर सकते हैं। लेकिन कैसे प्रोड्यूस कर सकते हैं वो तो बाद में देखेंगे, पहले हम देखते हैं कि ये अर्थ में ये हीट एनर्जी आई कहाँ से है, कैसे हीट एनर्जी आ गई है, तो वो चीज़ देखते हैं।
हीट विद इन द अर्थ इज जनरेटेड बाय द फॉलोइंग प्रोसेस। ठीक है, पहला कौन सा, रेडियो एक्टिव डिके। आपको पता है अर्थ के कुछ जगहों पर अर्थ के नीचे ना रेडियो एक्टिव एलिमेंट्स होते हैं, जैसे यूरेनियम हो गया, या हमारे पास रेडियम हो गया। ठीक है, जिन भी एलिमेंट्स के ना जो हमारे पास एटॉमिक नंबर है वो 82 से ज़्यादा है, वो सारे रेडियो एक्टिव एलिमेंट्स हैं और वो खुद ब खुद डिके करते रहते हैं, खुद ब खुद टूट फूट होती रहती है उनमें, जिसकी वजह से ना काफ़ी हीट एनर्जी प्रोड्यूस होती है। ठीक है, एक तो इनकी वजह से जो है वो अर्थ के नीचे हीट एनर्जी है। ठीक है, अर्थ के इनसाइड रेडियो एक्टिव डिके की वजह से। दूसरा आता है रेजिडुअल ऑफ हीट, रेजिडुअल हीट ऑफ अर्थ, रेजिडुअल हीट ऑफ अर्थ। अब इसमें क्या है, हॉट इग्नियस रॉक्स यूजुअली विद इन 10 किलोमीटर। अब ये क्या है, ये मैंने ना अपने लिए कुछ पॉइंट्स लिखे हुए हैं ताकि जब मैं समझा रहा हूँ तो कोई भी पॉइंट ऐसा ना रहे कि जो मैंने आपको समझाया हुआ ना हो। ठीक है, तो इसका क्या मतलब है जी, कुछ इलाके ऐसे होते हैं कि जहाँ पर ना जो हमारे पास अर्थ के नीचे तकरीबन 10 किलोमीटर नीचे, 10 किलोमीटर नीचे जो हॉट इग्नियस रॉक्स होती हैं, चट्टानें होती हैं मोल्टन फॉर्म में पिघली हुई, या मोल्टन फॉर्म में होती है, या हम कहते हैं कि पार्शियली मोल्टन फॉर्म में होती है। अब क्यों होती हैं, क्योंकि अर्थ का जो इंटीरियर है ना, वो कोर जो है वो काफ़ी ज़्यादा हॉट है। तो कुछ इलाके ऐसे होते हैं जहाँ पे अर्थ के तकरीबन 10 किलोमीटर नीचे क्या होते हैं, मोल्टन रॉक्स होती हैं, और वो भी क्या होती हैं, हमारे पास हीट एनर्जी का सबब होती है, अर्थ की हीट का सबब होती हैं। अब वो क्या होती हैं, वो क्या करती हैं कि अर्थ के इंटीरियर से हीट को कंडक्ट करवाती हैं अर्थ की सरफेस तक। इन मोल्टन रॉक्स का क्या काम होता है कि अर्थ के इंटीरियर से हीट को कंडक्ट कराती हैं। हीट जो है वो इन मोल्टन रॉक्स के ज़रिए से हमारे पास सरफेस ऑफ अर्थ तक आती है। फिर से देखें कि हमारे पास ये अर्थ है, अर्थ के 10 किलोमीटर ये मोल्टन रॉक्स हैं, और ये मोल्टन रॉक्स ज़ाहिर हॉट हैं, बहुत ज़्यादा हॉट है। इनका टेम्परेचर कितना होता है, 200 डिग्री सेल्सियस तक, 200 डिग्री सेल्सियस तक ये रॉक्स हैं, मोल्टन रॉक्स हैं। और ये क्या करती हैं, अर्थ के इंटीरियर से हीट को कंडक्ट करा कर अर्थ की सरफेस तक ले के आती हैं। ठीक है, और फिर क्या होता है वो चीज़ देखते हैं। नेक्स्ट हमारे पास हीट किस वजह से, मैं अब फिर से बता रहा हूँ कि अभी हम जस्ट देख रहे हैं कि हम कहते हैं ना जियोथर्मल एनर्जी, कि हम हीट को एक्सट्रैक्ट कराते हैं अर्थ में से। तो पहले ये देख रहे हैं कि हीट आई कहाँ से है, हीट की रीजंस क्या हैं, तो रेडियो एक्टिव डिके की वजह से है, रेजिडुअल हीट ऑफ अर्थ की वजह से है। नेक्स्ट है कंप्रेशन ऑफ मटीरियल, जो अर्थ है ना उसमें जो मटीरियल वो बहुत ज़्यादा कंप्रेस हुआ है, और कंप्रेस होने की वजह से फ्रिक्शन की वजह से हीट प्रोड्यूस होती है। तो बहुत ज़्यादा कंप्रेशन की वजह से भी हीट प्रोड्यूस होती है। तो ये जो बहुत ज़्यादा कंप्रेस्ड मटीरियल है इसकी वजह से भी हमारे पास अर्थ की हीट एनर्जी है। ठीक है, तो याद रखें कि इन सम प्लेसेस, असल बात ये समझने वाली है, इन सम प्लेसेस वाटर बीनीथ द ग्राउंड is in contact with the hot rocks and is raised to high temperature and pressure in the form of। अब कुछ जगहों पे ना इन सम प्लेसेस है वाटर बीनीथ द ग्राउंड, जो ग्राउंड के नीचे वाटर है, इज इन कांटेक्ट विद द हॉट रॉक्स। जो हमारे पास ज़मीन के नीचे वाटर है ना, वो इन हॉट रॉक्स के साथ क्या है, कांटेक्ट में है। कुछ जगहों पर जो ज़मीन के नीचे वाटर है वो इन हॉट रॉक्स के साथ ना कांटेक्ट में है। वाटर टेबल हम उसको कहते हैं, वाटर टेबल क्या है, हॉट रॉक्स के साथ कांटेक्ट में है। अब वाटर जो है हॉट रॉक्स के साथ कांटेक्ट में है, तो सोचें उस वाटर का टेम्परेचर कितना हाई होगा, प्रेशर कितना हाई होगा। अब वो जो अंडर वाटर है, जो हॉट रॉक्स के साथ कांटेक्ट में है, जिसका टेम्परेचर बहुत ज़्यादा हाई है, जिसका प्रेशर बहुत ज़्यादा हाई है, उससे क्या होगा, हॉट स्प्रिंग्स प्रोड्यूस होते हैं, जिसकी वजह से वो जहाँ से भी उसको जगह मिलेगी ना वो बाहर आएगा, तो एक गर्म पानी का चश्मा बन के ऐसे उबल के बाहर निकलेगा। जब गर्म पानी का चश्मा ऐसे बन के उबल के बाहर निकलेगा तो एक ऐसे वो तालाब सा आसपास वो बनेगा। उस तालाब में से क्या होगा, हर वक्त वो भाप सी निकलती रहती है, गर्म पानी का तालाब वो होता है। और ये गर्म पानी कहाँ से आ रहा है, ये जो वाटर है ना, जो हॉट रॉक्स के साथ कांटेक्ट में है, वो वाटर क्या है, ऐसे गर्म चश्मा बन के उबल रहा है। और वो गर्म चश्मा क्या होता है, ऐसे पानी वो फैलता है, जिसको हम कहते हैं कि ये क्या है, ये हॉट स्प्रिंग है। ओके हो गया। नेक्स्ट
स्टीम है। अच्छा, कई जगहों पर ना इतना ज़्यादा ये वाटर हॉट हो जाता है, इतना ज़्यादा इसका टेम्परेचर हाई हो जाता है कि वाटर जो है वो हॉट वाटर की फॉर्म में नहीं, स्टीम की फॉर्म में बाहर निकलना शुरू हो जाता है। यानी कि कुछ, अरे भाई पूरी दुनिया में नहीं ऐसा हो रहा, कुछ इलाके ऐसे हैं, वो ज़्यादातर ना ये वॉल्केनिक रीजन्स में होता है। तो कुछ जगहों पर इतना ज़्यादा ये हॉट वाटर हो जाता है कि वहाँ से ये स्टीम भर के बाहर निकलता है। वाटर हॉट रॉक्स के साथ कांटेक्ट में इतना ज़्यादा टेम्परेचर हो गया कि स्टीम बन के बाहर निकल रहा है, धुआं सा ऐसे बन के वो बाहर निकल रहा है स्टीम बन के। अब वो स्टीम काफ़ी प्रेशराइज्ड ज़ाहिर होती है। अब हम उन जगहों पर, उन प्लेसेस पर हम उस स्टीम के ज़रिए से भी टरबाइन चला सकते हैं। हीट एनर्जी तो होगी, अब इस हीट एनर्जी को यूज़ कैसे करें? उस स्टीम के ज़रिए से हम टरबाइन को चलाते हैं, बाहर हम टरबाइंस लगा देते हैं जिसकी वजह से इलेक्ट्रिसिटी प्रोड्यूस हो सकते हैं, हम उसको एनर्जी को यूटिलाइज़ कर सकते हैं। किस एनर्जी को? जियोथर्मल एनर्जी को। ओके हो गया। नेक्स्ट हमारे पास आते हैं गीज़र्स। अब जहाँ पर वॉल्केनिक रीजन होते हैं ना, जहाँ पर ये लावा वगैरह होता है, वहाँ पर क्या होता है कि वहाँ पर भी फॉर एग्जांपल जो वाटर है ना वो हॉट रॉक्स के साथ कांटेक्ट में है। अब आपको पता है कि अंदर जो वाटर है वो बॉइल्ड स्टेट में नहीं होता क्योंकि काफ़ी ऊपर प्रेशर होता है। अब क्या होता है कि जहाँ से भी उस वाटर को जगह मिलेगी ना तो एक बहुत बड़ा फवारा बना के बाहर निकलेगा। आपके साइड पे पिक्चर बनी हुई है बुक पे, एक ऐसे बहुत बड़ा ना ऐसे फवारा बना के निकलेगा जिसमें स्टीम और हॉट वाटर मिक्स होगा, उसको हम कहते हैं गीज़र। फिर से बता रहे हैं कि जहाँ पर ये वॉल्केनिक रीजन्स होते हैं ना, जहाँ पर वो आप कह लेंगे वाटर कांटेक्ट में होता है हॉट रॉक से उधर भी, तो वहाँ पर ना क्या होता है कि वाटर जो है इतना ज़्यादा उसका टेम्परेचर हाई होता है कि ऐसे फवारा बना के बाहर निकलता है, और फवारा बना के बाहर निकलता है स्टीम और हॉट वाटर मिक्स टाइप से होते हैं, और ऐसे जब ये ऐसे बाहर निकलता है ना एकदम अब्रप्टली, तो उसको हम कहते हैं ये गीज़र्स है। ठीक है, ऐसे। तो नेक्स्ट क्या है? इफ़ हॉट रॉक्स आर नॉट वेरी डीप एंड वाटर इज़ नॉट प्रेजेंट, तो हम एनर्जी कैसे हासिल करें? ठीक है, पहले तो आपको ये चीज़ें समझ आनी चाहिए। ठीक है, ये हमारे पास वाटर है, जो वाटर से जो हॉट के साथ कांटेक्ट में, उनके ज़रिए से खुद ब खुद ये फिनोमेनाज होते हैं, हम नहीं कराते, ये खुद ब खुद फिनोमेना, हॉट स्प्रिंग्स का निकलना, स्टीम का निकलना, गीज़र्स का बनना, ये एब्रप्टली है, ये खुद ब खुद होते हैं, हम नहीं कराते। ठीक है, नेक्स्ट जो हम बात करें, इफ़ हॉट रॉक्स आर नॉट वेरी डीप एंड वाटर इज़ नॉट प्रेजेंट, ये तो वो चीज़ें थी जब वाटर प्रेजेंट है, लेकिन अगर वाटर प्रेजेंट ना हो, जो रॉक्स हैं वो बहुत ज़्यादा डीप ना हो, हॉट रॉक्स, और वाटर प्रेजेंट ना हो, तो फिर हम उनसे हीट कैसे एक्सट्रैक्ट करें? तो वो चीज़ देखते हैं। हम हीट उनसे कैसे एक्सट्रैक्ट करते हैं कि मान लें कि हमारे पास ये अर्थ है और उसके नीचे जो है ना, उसके नीचे ये हमारे पास क्या है, वो हॉट रॉक्स हैं। ठीक है, इतनी ज़्यादा डीप नहीं है, लेकिन पानी नहीं है, वाटर नहीं है, यहाँ से हीट कैसे एक्सट्रैक्ट करें? यहाँ से हम क्या करते हैं, यहाँ से ना हम ऐसे वेल से खोदते हैं, यानी कुएं से खोदते हैं इस तरह के। ठीक है, कुएं से ऐसे ना खोद देते हैं, ऐसे वेल से हम ऐसे बना देते हैं, और वेल से जब बनाते हैं तो ये वेल क्या है, अब हमारे पास ये वेल क्या है, ये उन हॉट रॉक्स के साथ ना कांटेक्ट में है, हॉट रॉक्स के साथ क्या है, कांटेक्ट में है। अब जब कांटेक्ट में है तो यहाँ से हम क्या करते हैं, पानी को बेचते हैं। ठीक है, ठंडे पानी को हम यहाँ से बेचते हैं। जब ठंडा पानी यहाँ से गुज़रता है तो यहाँ से ये जो वेल्स हैं, ठीक है, पाइपलाइंस वगैरह भी हमने इसमें बिछाई हुई होती हैं अक्सर, तो ये क्या है, हॉट रॉक्स के साथ कांटेक्ट में है। अब हॉट रॉक्स के साथ कांटेक्ट में है तो ये पानी जो हम बाहर से भेज रहे हैं इस ग्राउंड के अंदर है, ये बहुत ज़्यादा गर्म नहीं हो जाएगा। जब बहुत ज़्यादा गर्म हो जाएगा तो यहाँ से क्या निकलेगा, इस साइड से ये स्टीम बना के निकलेगा, ये स्टीम की शक्ल में निकलेगा। यहाँ से तो हमने पानी डाला, रॉक के साथ कांटेक्ट में है ये, और यहाँ से पानी जब इधर से हो के आया तो स्टीम बन के निकला। जब स्टीम बन के निकला तो यहाँ पर आके टरबाइन लगा दो। अब टरबाइन लगेगी तो घूमेगी तो जनरेटर की कॉइल घूमेगी, जनरेटर की कॉइल घूमेगी तो इलेक्ट्रिसिटी प्रोड्यूस होगी। तो इस तरह से भी हम जियोथर्मल एनर्जी को यूज़ कर सकते हैं। अब लास्ट पे हमारे पास एक कॉन्सेप्ट आता है एक्वीफायर लेयर का। एक्वीफायर क्या है? एक्वीफायर इज़ अ लेयर ऑफ रॉक।
ये क्या है, एक लेयर ऑफ रॉक है जो पानी के नीचे होती है, जिसका प्रेशर मेंटेन होना बहुत ज़रूरी है। अब हम बार बार जब हम जियोथर्मल एनर्जी को यूज़ करते हैं तो क्या होता है, हीट एनर्जी को एक्सट्रैक्ट करते हैं तो फिर क्या होता है कि ये जो लेयर है ये डिस्टर्ब हो जाती है, इसका प्रेशर वगैरह डिस्टर्ब हो जाता है और डैमेज होने के चांस होते हैं। ठीक है, तो ये सारी चीज़ें थी जो आज के लेक्चर में हमने डिस्कस करनी थी। होप्स हो कि आपको ये सारी नॉन कन्वेंशनल एनर्जी सोर्सेज समझ आ गई होंगी। थैंक यू वेरी मच। अल्लाह हाफिज़।